सभा में आए हुए गांधीधाम के सभी सम्माननीय नागरिक बंधुओं, माताओं, बहनों, मैं बहुत आभारी हूं आपका कि आप यहां पर उपस्थित हैं और मुझे आपसे कुछ संवाद करने का, बात कहने का मौका मिल रहा है। आप सबसे इस बात के लिए क्षमा चाहता हूं कि मैं गुजराती भाषा में बात नहीं कर पाता। मैं गुजराती भाषा पढ़ता हूं, गुजराती भाषा में समझ पाता हूं, बोलने का अभ्यास नहीं है। उत्तर भारत का रहने वाला हूं, मेरी मातृभाषा हिंदी है, इसलिए मैं मुश्किल में गुजराती में बात नहीं कर पाता, बहुत तकलीफ होती है। हिंदी बोलना मेरे लिए थोड़ा ज्यादा आसान है। मैं आपसे हिंदी में बात करूंगा। मेरी हिंदी आपको बराबर समझ में आएगी, बहुत आसान और सरल हिंदी बोलूंगा। हम लोग पिछले कई वर्षों से एक आजादी बचाओ आंदोलन के काम में लगे हैं। आजादी मिलने के 55 वर्षों के बाद आजादी बचाने की जरूरत क्या है, बहुत लोगों के मन में ये प्रश्न आता है और मुझे बार बार कहते हैं कि राजीव भाई आजादी मिल गई है, अब आप किस आजादी को बचाना चाहते हैं। ये जो हमें आजादी मिली है, ये वो आजादी नहीं है जिसकी कल्पना हमारे शहीदों ने की थी। 1947 के पहले हमारे देश के वो सब क्रांतिकारी जो आजादी के लिए संघर्ष कर रहे थे, वो चाहे भगत सिंह हो, चाहे ऊधम सिंह हो, चाहे चंद्रशेखर आजाद हो, चाहे तात्या टोपे हो, चाहे नाना फडणवीस हो, चाहे झांसी की रानी लक्ष्मीबाई हो, चाहे लाला लाजपत राय रहे हों, या इन सबसे भी बहुत पहले स्वामी दयानंद सरस्वती रहे हों, बंकिम चंद्र चटर्जी रहे हों, सुरेंद्रनाथ बनर्जी रहे हों, ये सारे के सारे क्रांतिकारियों का सपना जो था आजादी का, वैसी कोई आजादी हमें मिली नहीं आज तक। हिंदुस्तान जब आजादी के लिए लड़ रहा था अंग्रेजों की गुलामी के खिलाफ, तो 1930 के साल में लाहौर नाम के शहर में एक बहुत बड़ा सम्मेलन हुआ था। लाहौर उस समय भारत का हिस्सा था। उस सम्मेलन में एक प्रस्ताव पारित किया गया था जिसमें पूर्ण स्वराज्य की मांग की गई थी। उस पूर्ण स्वराज्य के प्रस्ताव में ये कहा गया था कि जब भारत आजाद हो जाएगा अंग्रेजों की गुलामी से, तो भारत देश में वो सारी समस्याएं नहीं होंगी जो अंग्रेजों के कारण हैं। जैसे गरीबी नहीं होगी, भूखमरा नहीं होगा, बेकारी नहीं होगी, भारत देश में मारामारी नहीं होगी, सब चैन और शांति से रहेंगे, हिंदुस्तान के हर व्यक्ति को सम्मान मिलेगा, हर व्यक्ति को जीवन जीने का अधिकार मिलेगा। अंग्रेजों ने जो नियम कायदे कानून बनाए हैं भारत का शोषण करने के लिए, वो सब नियम कायदे कानून समाप्त हो जाएंगे। अंग्रेजों की बनाई गई पूरी प्रशासनिक व्यवस्था बदल जाएगी। अंग्रेजों के बनाए गए पूरे के पूरे हमारे देश के तंत्र बदल जाएंगे, कानून व्यवस्था बदलेगी, न्याय पद्धति बदलेगी, शिक्षा पद्धति बदलेगी। ऐसी बहुत सारी बातें 1930 के लाहौर कांग्रेस के अधिवेशन में कही गई थी। आप जानते हैं कि लाहौर के कांग्रेस अधिवेशन से थोड़ा दिन पहले भगत सिंह ने जेल में रहते हुए अपने कुछ मित्रों के नाम एक संदेश भेजा था, उसकी फांसी से लगभग एक सप्ताह पूर्व। और भगत सिंह का जो संदेश उसके मित्रों के नाम गया, उसमें भी उसने यही लिखा कि मैं मानता हूं कि देश की आजादी के लिए शहीद होने वाला हर क्रांतिकारी एक सपना लेके मर रहा है, और वो सपना ये है कि एक दिन भारत आजाद होगा अंग्रेजों की गुलामी से, और अंग्रेजों के कारण हमारे देश को जितनी दुख और यातनाएं मिली हैं, वो सारे दुख और यातनाओं से भारत को मुक्ति मिल जाएगी, आजादी आएगी। इसी तरह की बात 1941 में सुभाष चंद्र बोस ने कही थी, जब वो आजाद हिंद फौज की भर्ती कर रहे थे और हिंदुस्तान के लोगों के लिए और हिंदुस्तान से बाहर रहने वाले हिंदुस्तानियों के लिए एक प्रेरणा स्रोत का काम कर रहे थे। तब उन्होंने भी 1941 के अपने एक भाषण में, जो उन्होंने रंगून से दिया था, ये कहा कि भारत जब आजाद होगा तो भारत में अंग्रेजियत चला जाएगा, अंग्रेजियत चली जाएगी, और भारत में भारतीयता के आधार पर एक ऐसा तंत्र बनेगा जिसमें हर व्यक्ति को सम्मानजनक जीवन बिताने का, हर व्यक्ति को अपने धर्म की आजादी रखने का, हर व्यक्ति को व्यवसाय की आजादी का, हर व्यक्ति को अपने आप को आगे बढ़ाने का मौका मिलेगा। गरीबी, भूखमरी, बेकारी से सारा देश मुक्त हो जाएगा। ऐसी ही कल्पना सुभाष चंद्र बोस की भी थी। महात्मा गांधी ने भी यही कहा था
अब हमारे देश के सभी क्रांतिकारियों के मुंह से अगर आप देखें तो ऐसी ही बातें निकली कि आजादी मिलने के बाद का भारत जो होगा वो एक ऐसा भारत होगा जिसकी कल्पना उन सबके मन में लगभग एक जैसी थी, भले वो हिंसा के रास्ते से आजादी लाने की कोशिश कर रहे थे या अहिंसा के रास्ते से आजादी लाने की कोशिश कर रहे थे। आप जानते हैं हमारे देश में क्रांतिकारियों के दो समूह थे। क्रांतिकारियों का एक समूह था जो हिंसा को बहुत बड़ा हथियार मानता था और क्रांतिकारियों का एक समूह था जो अहिंसा को बहुत बड़ा हथियार मानता था। लेकिन दोनों ही क्रांतिकारी, वो अहिंसा को मानने वाले हों या हिंसा को मानने वाले हों, सपना दोनों का एक ही था, आजादी के बाद का भारत कैसा होगा। अब आप देखें कि जिन क्रांतिकारियों ने भारत की आजादी के लिए बलिदान दिया उनमें से हम कुछ नाम जानते हैं, भगत सिंह, उधम सिंह, चंद्रशेखर आजाद, खुदीराम बोस, तात्या टोपे। लेकिन ये जो थोड़े से नाम हम जानते हैं ये इतने ही नहीं थे। भारत देश में जो दस्तावेज उपलब्ध हैं आजादी के समय के, वो सारे के सारे दस्तावेज ये बताते हैं कि आजादी की लड़ाई में 1857 से लेकर 1947 के बीच में 6,40,000 क्रांतिकारियों ने शहादत दी है। 6,40,000 क्रांतिकारी हमारे देश के फांसी के फंदे पर झूले, अंग्रेजों की गोली खाकर मरे, अंग्रेजों की काले पानी की सजा के दौरान मरे या अंग्रेजों की विभिन्न यातनाओं के दौरान मरे। कोई एक दो क्रांतिकारी के बलिदान का इतिहास नहीं है भारत का। दुनिया में बहुत कम देश हैं जो भारत जैसे हैं जिनकी आजादी के इतिहास में लाखों क्रांतिकारियों का बलिदान हो। एक देश जो हमसे बहुत बाद में आजाद हुआ और लंबे समय तक अंग्रेजों का गुलाम रहा, उसका नाम है दक्षिण अफ्रीका। दक्षिणी अफ्रीका के आजादी का इतिहास अभी थोड़े दिन पहले मैं पढ़ रहा था। नेल्सन मंडेला वहां के बहुत बड़े इतिहास पुरुष हैं जो आज भी जीवित हैं। नेल्सन मंडेला से पहले 400-450 साल पहले दक्षिणी अफ्रीका की आजादी का संग्राम शुरू हुआ और 450 साल के आजादी के संग्राम में लगभग 2.5 से 3.25 लाख अफ्रीकी लोगों का बलिदान हुआ है। अब 450 साल की गुलामी में 2.5 से 3.25 लाख लोगों का बलिदान दक्षिणी अफ्रीका में हुआ और लगभग 250 साल की गुलामी में हिंदुस्तान में 6,40,000 क्रांतिकारियों का बलिदान हुआ। तो भारत जैसे देश दुनिया में कम मिलेंगे जहां पर इतने सारे क्रांतिकारियों ने एक साथ बलिदान किया हो। और जिन क्रांतिकारियों ने भारत के लिए बलिदान किया वो अलग अलग मान्यताओं के थे, अलग अलग संप्रदाय के थे। सभी के सभी क्रांतिकारी एक ही मान्यता के नहीं थे, एक ही संप्रदाय के भी नहीं थे। ये देखने की एक विशेष बात है कि अलग अलग संप्रदाय के होते हुए, अलग अलग मान्यताओं के होते हुए भी क्रांतिकारियों ने भारत की आजादी के लिए मन में वही जज्बा था जो दूसरे किसी के मन में होता है और उन सबका एक ही सपना था कि ऐसा भारत होगा, महान भारत होगा, सोने की चिड़िया भारत होगा, वगैरह वगैरह। लेकिन आज आजादी के 55 साल पूरे हुए हैं, 56वां साल शुरू हो चुका है। हम देखें तो भारत की तस्वीर क्या है। भारत सरकार के आंकड़ों के अनुसार, जिसमें मैं मेरी तरफ से नहीं कुछ जोड़ना चाहता, भारत सरकार खुद कहती है कि आजादी के 55 साल के बाद हमने जो विकास किया है वो कहां तक पहुंचा है। हमारा विकास यहां तक पहुंचा है कि 105 करोड़ की हमारी कुल जनसंख्या है, लोक संख्या है या हमारी कुल बस्ती है और इस 105 करोड़ की बस्ती में लगभग 44 करोड़ लोग ऐसे हैं जिनको 2 समय खाने के लिए रोटी नहीं मिल सकती। इन 44 करोड़ लोगों की गरीबी का अंदाजा अगर आप लगाना चाहें तो सरकार के आंकड़ों के अनुसार एक दिवस में जिनको खर्च करने के लिए 5 रुपया भी नहीं मिलता, ऐसे लोगों की संख्या भारत देश में लगभग 15 करोड़ है। एक दिवस में जिनको खर्च करने के लिए 1 रुपया भी नहीं मिलता, उनकी संख्या लगभग 10 करोड़ है और एक दिवस में जिनको खर्च करने के लिए 50 पैसा भी उपलब्ध नहीं है, उनकी संख्या इस भारत में इस समय 5 करोड़ है। इतनी भयंकर गरीबी में हमारे देश के लोग रहते हैं। 44 करोड़ लोग तो गरीबी की रेखा के नीचे हैं, अत्यंत गरीबी में हैं और 44 करोड़ से थोड़ा ऊपर और 70 करोड़ के आसपास लोग ऐसे हैं जो कुछ समय के लिए ठीक ठाक भोजन कर पाते हैं, लेकिन उनके जीवन में निश्चितता कुछ भी नहीं है। आज भोजन किया, कल मिलेगा कि नहीं, कल किया तो परसों मिलेगा कि नहीं,
परसों किया तो 8 दिन बाद मिलेगा कि नहीं, 1 महीने लगातार भोजन मिल गया तो अगले महीने मिलेगा कि नहीं। उनके साथ जीवन में इसी तरह की तलवार लटकती रहती है। आजादी के बाद हमारे देश में बहुत प्रगति हुई है और उसके एक दूसरे मानक के रूप में मैं आपसे जो कहना चाहता हूं वो ये कि भारत देश में इस समय लगभग 20 करोड़ लोग हैं जिनको करने के लिए काम चाहिए, लेकिन उनके दोनों हाथ बेकार हैं, कुछ भी उनके पास रोजगारी नहीं। ये 20 करोड़ लोग जिनको काम चाहिए हाथों में करने के लिए, उनकी उम्र 18 बरस से लेकर और 60 बरस के बीच की है। आप जानते हैं कि 18 बरस का जवान लड़का या लड़की काम करने के लायक माना जाता है और 60 बरस में आदमी हिंदुस्तान में रिटायर माना जाता है सरकारी आंकड़ों के अनुसार। तो 18 बरस से 60 बरस के बीच में 20 करोड़ लोग ऐसे हैं जिनको कुछ भी काम नहीं है, लेकिन उनको काम की बेहद दरकार है, बेहद जरूरत है। ये हमारी आजादी के बाद के विकास के पैमानों में तीसरी एक माहिती जो आपसे मैं शेयर करना चाहता हूं वो ये कि आजादी के साल में 1947 में जब हम दुनिया के तमाम दूसरे देशों के सामने कंधे से कंधा मिलाकर या आंख से आंख मिलाकर देखने की ताकत नहीं रखते थे तब, और आज जब 2002 में हम आ गए हैं, जब हमारे देश में लाखों लाखों गाड़ियां चलती हैं सड़क पर, हजारों फ्लाईओवर बन गए हैं, बहुत सारे 5 स्टार होटल हैं, बहुत सारे हमारे देश में गगनचुंबी इमारतें हैं, ये सब विकास के जो पैमाने माने जाते हैं 2002 में आने के बाद, तब एक और माहिती आपसे शेयर करना चाहता हूं वो ये कि 1947 में हिंदुस्तान का जो खेती का कुल उत्पादन था वो मात्र 4.5 करोड़ टन हुआ करता था। आज भारत देश के किसानों की मेहनत का परिणाम है कि भारत में खेती का कुल उत्पादन 21 करोड़ टन हो चुका है। माने हिंदुस्तान के किसान ने उत्पादन करने में कोई कसर नहीं छोड़ी है। लेकिन फिर क्या मजबूरी है हमारे देश की कि 4.5 करोड़ टन जब खेती में उत्पादन होता था तब हमारे देश में भूखमरा था, और जब 21 करोड़ टन उत्पादन खेती में होता है तब भी हमारे देश में भूखमरा ही है। बहुत सारे लोगों के साथ जब मैं इस विषय पर चर्चा करता हूं तो वो मुझे एक तर्क देते हैं और वो कहते हैं कि राजीव भाई, ये सारा हिंदुस्तान के वस्ती वधारे के कारण है, जनसंख्या बढ़ने के कारण। भारत की जनसंख्या बहुत तेजी से बढ़ रही है और इसलिए जनसंख्या बढ़ने से हमारे देश की प्रगति रुक गई है, और जनसंख्या बढ़ने से ही हमारे देश में ये सारे के सारे दुष्परिणाम हैं जो आपको दिखाई देते हैं। जो लोग मेरे साथ चर्चा में जनसंख्या की बात सामने रखते हैं, उनके साथ में जब चर्चा को आगे बढ़ाता हूं तो फिर वो थोड़ी देर के बाद निरुत्तर हो जाते हैं। और वो बात ऐसी है कि जब हम 1947 में आजाद हुए तो हमारी जनसंख्या 34 करोड़ थी। आज हिंदुस्तान की आजादी के 55 साल के बाद हमारी जनसंख्या 105 करोड़ हो चुकी है। तो 34 करोड़ की जनसंख्या जब 105 करोड़ हो जाती है तो आप मान लीजिए कि लगभग हमारी जनसंख्या 3 गुनी बढ़ चुकी है। जनसंख्या हमारी 3 गुनी बढ़ी है और खेती का उत्पादन पिछले 55 वर्षों में लगभग 5 गुना बढ़ गया है। 4.5 करोड़ टन अनाज पैदा होता था 1947 में, अब 2002 में हमारे देश में 21 करोड़ टन अनाज पैदा होता है। तो 4.5 करोड़ टन वाला अनाज जब 21 करोड़ टन पहुंचा तो लगभग हमारा अनाज का उत्पादन 5 गुना बढ़ा है। जनसंख्या मात्र 3 गुनी बढ़ी है, तो अनाज का उत्पादन जनसंख्या से ज्यादा बढ़ा है, फिर हमारे देश में लोग भूख से क्यों मरते हैं? अगर अनाज का उत्पादन हमारे देश में 3 गुना बढ़ा होता और जनसंख्या 5 गुनी बढ़ गई होती तो मैं जरूर मान लेता कि हिंदुस्तान में भूखमरी से मरना चाहिए किसी को। लेकिन यहां तो उल्टा हुआ है, जनसंख्या बहुत कम बढ़ी है, अनाज का उत्पादन उससे कई गुना ज्यादा बढ़ गया है, फिर भी लोग भूख से मरते हैं। और जो लोग भूख से मरते हैं उनकी खबरें आप अखबार में पढ़ते हैं, टेलीविजन पे समाचार भी सुनते हैं। मैं संपूर्ण भारत देश में घूमता रहता हूं। अभी थोड़े समय पहले मैं छत्तीसगढ़ में घूम रहा था तो रायपुर के पास एक छोटे से गांव में जाने का मौका मिला। तो वहां मैंने देखा कि 12 लोग मर गए थे भूख से। और वो कैसे मर गए थे? उनको कई दिनों से खाने को कुछ नहीं मिला था। गांव में एक भैंस मर गई थी, वो सभी भूखे लोगों ने मरी हुई भैंस का मांस खा लिया था और वो सब मर गए थे। हिंदुस्तान की संसद में आए दिन इन प्रश्नों पर चर्चा होती है, बहस होती है, और बहस और चर्चा में एक पक्ष ये कहता है कि वो कुपोषण से मरे और दूसरा पक्ष ये कहता है कि वो गरीबी से मरे।
अब दोनों ही तो एक सिक्के के दो हिस्से हैं। अगर गरीबी है तो कुपोषण भी होगा, और अगर कुपोषण है तो गरीबी होना बहुत स्वाभाविक है। लेकिन ये बहस होती रहती है, और ये अंतहीन बहस हमारी संसद में 55 साल से चालू है। तो मेरे समझ में नहीं आता कि जब देश में अन्न का उत्पादन जनसंख्या से ज्यादा बढ़ रहा हो, तभी भी देश में भूखमरी से मरने वाले लोग हों। और इससे भी ज्यादा गंभीर दूसरा प्रश्न है वो ये कि हमारे देश में जब आजादी आई 1947 में, तो कारखाने बहुत कम थे, और कारखानों में होने वाला उत्पादन भी बहुत कम था, जिसको इंडस्ट्रियल प्रोडक्शन कहते हैं। औद्योगिक उत्पादन हिंदुस्तान का 1947 में लगभग 1 लाख करोड़ रुपए के आसपास था। आज हिंदुस्तान का औद्योगिक उत्पादन 10 लाख करोड़ से ऊपर पहुंच चुका है। तो हमारा औद्योगिक उत्पादन 10 गुना बढ़ा है, जनसंख्या मात्र 3 गुनी बढ़ी है। तो बेरोजगारों की इतनी बड़ी फौज कहां से है हमारे देश में? ये जो हमने हमारे मन में बिठा लिया है कि जनसंख्या बढ़ने से गरीबी बढ़ती है या जनसंख्या बढ़ने से बेकारी बढ़ती है, ये सिद्धांत ही गलत है। दुनिया में एक अर्थशास्त्री हुआ था जिसने कभी 450 या 500 साल पहले ये सिद्धांत प्रतिपादित किया था। हालांकि वो सिद्धांत यूरोप के देशों ने ही पूरी तरह से नकार दिया है, और वो सिद्धांत ये हुआ करता था कि जो देश की जनसंख्या बढ़ती है वो देश में गरीबी बढ़ती है, जो देश में जनसंख्या बढ़ती है वो देश में बेकारी बढ़ती है। अगर इसी सिद्धांत को यूरोप और अमेरिका पर लागू किया जाए तो बिल्कुल उलट दिखाई देता है। भारत एक अकेला ऐसा देश नहीं है जिसकी जनसंख्या बढ़ी है। पिछले 50 वर्षों में, 100 वर्षों में दुनिया के कई देशों की जनसंख्या बढ़ी है। अमेरिका की जनसंख्या बढ़ी है, फ्रांस की जनसंख्या बढ़ी है, जर्मनी की बढ़ी है, जापान की बढ़ी है, चाइना की बढ़ी है, और चाइना की तो सबसे ज्यादा बढ़ी है। अमेरिका की जनसंख्या पिछले 50 वर्षों में 2 गुने से ज्यादा हो गई है। ब्रिटेन की जनसंख्या और पूरे यूरोप की जनसंख्या पिछले 50-55 वर्षों में लगभग 3 गुनी बढ़ गई है। लेकिन देखने में ये आता है कि जिस यूरोप की जनसंख्या पिछले 50-55 वर्षों में 3 गुनी बढ़ी है, उस यूरोप में अमीरी पिछले 55 वर्षों में 1000 गुनी बढ़ चुकी है। गरीबी नहीं बढ़ी है, अमीरी बढ़ी है। जिस अमेरिका की जनसंख्या पिछले 55 वर्षों में लगभग 2 गुने से कुछ ज्यादा हो गई है, वो अमेरिका में पिछले 55 वर्षों में अमीरी लगभग 1000 गुनी बढ़ चुकी है। तो अमेरिका और यूरोप के देशों में जनसंख्या बढ़ने से अमीरी आती है, तो भारत में जनसंख्या बढ़ने से गरीबी क्यों आनी चाहिए? और अगर भारत में जनसंख्या बढ़ने से गरीबी आती है, तो अमेरिका और यूरोप में भी जनसंख्या बढ़ने से गरीबी आनी चाहिए। क्योंकि सिद्धांत दुनिया में सर्वमान्य हुआ करते हैं, सिद्धांत कभी किसी देश की सीमाओं में नहीं बना करते। अगर कोई एक थीसिस है, कोई एक थ्योरी है, कोई एक सिद्धांत है कि जनसंख्या बढ़ने से गरीबी बढ़ती है, जनसंख्या बढ़ने से बेकारी बढ़ती है, तो जनसंख्या तो दुनिया के तमाम देशों की बढ़ी है। लेकिन भारत छोड़कर बहुत सारे देशों में ये देखा जा रहा है कि वहां तो जनसंख्या के साथ साथ अमीरी बढ़ रही है, और यहां जनसंख्या के साथ गरीबी बढ़ रही है। आप सुनेंगे तो हैरान रह जाएंगे। डेनमार्क नाम का एक देश है, स्वीडन नाम का एक देश है, नॉर्वे नाम का एक देश है। वहां की सरकारें ज्यादा से ज्यादा बच्चे पैदा करो इसके लिए अभियान चलाती है। और जिस सरकारी कर्मचारी को एक बच्चा है और उसको दूसरा हो जाए तो तुरंत उसका प्रमोशन हो जाता, और तीसरे बच्चे पर अधिकारी हो जाता है, ऑफिसर हो जाता, चौथा हो जाए तो उसको जितनी बड़ी रैंक चाहिए उतनी मिलने की संभावनाएं हो जाती। अब डेनमार्क की सरकार, नॉर्वे की सरकार, स्वीडन की सरकार, अगर दूसरे शब्दों में कहूं तो स्कैंडिनेवियन देशों की सब सरकारें जनसंख्या बढ़ाने को प्रोत्साहन देती हैं और अपने अपने देश के लोगों को सिखाती हैं, बताती हैं कि ज्यादा बच्चे पैदा करो। यहां हमारे देश में ही उल्टा क्यों चलता है कि बच्चे कम पैदा करो? अगर स्कैंडिनेवियन देश ज्यादा बच्चे पैदा करके अमीर हो सकते हैं, तो भारत ज्यादा बच्चे पैदा करके अमीर क्यों नहीं हो सकता भाई? या अगर वो ज्यादा बच्चे पैदा करके गरीब नहीं हो रहे हैं, तो हम ही ज्यादा बच्चे पैदा करके गरीब क्यों हो रहे हैं? ये एक बड़ा प्रश्न है जिसको मैं खोलना चाहता हूं आपके सामने। और ये इसलिए खोलना चाहता हूं कि हमारे मन में बहुत सारी गलतफहमियां बैठी हुई हैं जनसंख्या को लेकर और गरीबी को लेकर। मैं आपको निवेदन ये करना चाहता हूं कि जनसंख्या का किसी भी देश की गरीबी से कोई लेना देना नहीं, बेरोजगारी से जनसंख्या का कोई संबंध नहीं। और ये सिद्धांत जिसको दुनिया में 400-450 साल पहले किसी एक अर्थशास्त्री ने, जिसको अब यूरोप के देश अर्थशास्त्री भी नहीं मानते,
उसने कभी कह दिया था, वो हमने पकड़ के रख लिया। यूरोप के देशों में वो सिद्धांत कभी का नकारा जा चुका है कि जनसंख्या बढ़ने या गरीबी बढ़ने का सीधा कोई संबंध है। ऐसा कोई संबंध नहीं है, बल्कि भारत की गरीबी का संबंध कोई दूसरा है। और भारत की गरीबी का संबंध क्या है, एक दिन ये मेरे समझ में आया। मैं एक बार एक अंतर्राष्ट्रीय सेमिनार में भाग ले रहा था। मेरे साथ कुछ विदेशी वैज्ञानिक थे जिनसे मैं चर्चा कर रहा था। तो स्कैंडिनेवियन कंट्रीज के कुछ वैज्ञानिकों से मैंने ये प्रश्न पूछा कि आपके देश की सरकार बच्चों को ज्यादा पैदा करो ऐसा अभियान चलाती है, ऐसा क्यों है आपके यहाँ? तो उन्होंने कहा, आप जानते हैं कि हमारे यहाँ काम करने वाले लोग बहुत कम हैं और काम हमारे पास ज्यादा है, तो हमें तो ज्यादा से ज्यादा लोग चाहिए जो काम कर सकें। तो मैंने कहा, यही तो सिद्धांत भारत के लिए भी है। तो उन्होंने कहा, नहीं, हम चाहते हैं कि भारत की जनसंख्या कम रहे, हमारी जनसंख्या बढ़ती जाए। तो मैंने कहा, ये कैसे होने वाला है? भारत की जनसंख्या कम रहे और तुम्हारी संख्या बढ़ती जाए, माने गोरे लोगों की संख्या बढ़ती जाए और हम सांवले लोगों की संख्या कम होती जाए, ताकि एक बार फिर तुम हमारे ऊपर कब्जा करने में सफल हो जाओ। तो उन्होंने कहा, नहीं राजीव भाई, बात कोई दूसरी है। तो मैंने पूछा, क्या बात है, जरा बताओ तो सही। तब एक वैज्ञानिक ने बहुत छोटे छोटे दबे दबे शब्दों में मुझे जो कहा वो मैं आपसे शेयर करता हूं। उसने कहा कि देखिए, बात तो सच्ची ये है कि हम यूरोपियन देशों के पास संसाधन नहीं है, जिसको आप नेचुरल रिसोर्सेज कहते हैं, प्राकृतिक संसाधन कहते हैं, ईश्वर प्रदत्त संसाधन कहते हैं, वो हमारे पास नहीं है। हमको भगवान ने संसाधन नहीं दिए हैं, और ये बिल्कुल सच बात है। कभी आपको यूरोप जाने का मौका मिले तो आप जाकर देखेंगे, यूरोप दुनिया का सबसे गरीब इलाका है संसाधनों के मामले में, प्राकृतिक संसाधनों के मामले में। और इतना ही नहीं है, मौसम के मामले में और भी ज्यादा गरीब है। यूरोप में साल में 9 महीने तो सूरज देवता के दर्शन नहीं होते लोगों को। धूप के लिए लोग तरस जाते हैं, और जब लोग धूप के लिए तरसते हैं तो समुद्र के किनारे नंगे बदन लेट लेट कर धूप का आनंद लेते हैं। भारत में आते हैं, अफ्रीका में जाते हैं, लैटिन अमेरिका में जाते हैं, जहां भी दरिया का किनारा मिल गया वहां यूरोप वाले जाते हैं और सारे कपड़े खोलकर समुद्र के किनारे पड़े रहते हैं। उनको धूप चाहिए, वो उनके अपने देश में उपलब्ध नहीं, इसके लिए वो दूसरे देश में भागते फिरते हैं। भगवान ने यूरोप को धूप नहीं दिया है, बरसात बहुत अच्छी नहीं होती है। आज बारिश हो रही है, अभी हो सकता है कड़क कर धूप निकल आए, फिर हो सकता है रात को बर्फ गिर जाए। इतना अनिश्चित मौसम है। जितना निश्चित मौसम भारत में है शायद ही दुनिया के कोई देश में होगा, और खेत में माटी जितनी सुंदर भारत की है शायद ही दुनिया के कोई देश की होगी। बड़ी बात है, यहाँ तो साल में 3 से 4 फसलें बड़े आराम से हुआ करती, और कई देश तो ऐसे हैं जहाँ साल में 6 महीने खेतों में बर्फ ही बिछी रहती है, तो कुछ होने की संभावना नहीं होती है। जीवन बहुत मुश्किल है वहाँ का। तो वहाँ के एक वैज्ञानिक ने मुझे जो कहा वो मैं कहता हूँ। उसने कहा, राजीव भाई, आप जानते हो कि हमारे यहाँ मौसम बहुत प्रतिकूल है, आपको शायद ये भी मालूम है हमारे यहाँ प्राकृतिक संसाधन बहुत कम है, और हम दूसरे देशों के संसाधन पर ही जीवित हैं। खासकर भारत जैसे देशों के संसाधन हमारे लिए बहुत उपयोगी हैं। तो अगर आपके देश की, भारत की जनसंख्या लगातार बढ़ती जाएगी तो आपके अपने संसाधन आप ही इस्तेमाल कर लोगे, हमारे लिए आपके देश में कुछ बचेगा नहीं। इसलिए हम आपको ये सिखामन देते हैं कि आप अपनी जनसंख्या कम करो, ताकि आपके संसाधन हमारे काम में आ जाएं और हम हमारी जनसंख्या बढ़ाते जाएं, ताकि हमें हमारी मौज और मजा मिलता रहे। इसको अगर दूसरे शब्दों में मैं खोल कर कहूं तो यूरोप को हमारा आम चाहिए खाने के लिए, जो यूरोप में नहीं होता। यूरोप को हमारे खाने पीने की बहुत सारी चीजें चाहिए, हमसे ड्राई फ्रूट्स चाहिए, काजू चाहिए, किशमिश चाहिए, मखान चाहिए, मुनक्का चाहिए, जो उनके देश में नहीं होता। उनको बहुत सारी ऐसी खाने, उनको चाय चाहिए, उनको कॉफी चाहिए, जो उनके अपने देश में नहीं होती। उनको बहुत सारी ऐसी खाने पीने की चीजें चाहिए जो भारत में होती हैं या भारत जैसे गर्म जलवायु वाले देशों में होती हैं। तो वो देश कहते क्या है कि गर्म जलवायु वाले देश अपनी जनसंख्या कम करें ताकि उनकी चीजों को हम खा सकें, हम अपनी जनसंख्या बढ़ाते जाएं ताकि हमें जो करना है वो हम करते जाएं। ये असली खेल है जिसको हम जनसंख्या बढ़ोतरी से जोड़कर देखते हैं। आपको
कभी मौका मिले स्कैंडिनेवियन कंट्रीज में जाने का, खासकर डेनमार्क, नॉर्वे, स्वीडन में, और आप वहां जाकर देखना तो सरकार की तरफ से 50-50 पन्ने की बुकलेट छापी जाती है जिसमें बच्चों को ज्यादा से ज्यादा बढ़ाओ, बच्चों का ज्यादा से ज्यादा संख्या बढ़े, हमारे देश की जनसंख्या बढ़े, उसके क्या क्या फायदे हैं, क्या क्या हमको आगे बढ़ने में उससे सहूलियत होती है, वो सब बातें विस्तार से सुनाई जाती हैं। हमारे देश में उसका ठीक उल्टा होता है। मैं आपसे निवेदन ये करना चाहता हूं इस तकरीर के माध्यम से कि जनसंख्या से गरीबी बेकारी का संबंध नहीं होता है। आप मुझे एक बात बताएं और शायद आपको भी ये समझ में आए कि कोई व्यक्ति जब पैदा होता है तो भगवान ने उसको खाने के लिए मुंह तो सिर्फ एक ही दिया है, काम करने के लिए 2 हाथ दिए हैं, 2 पैर दिए हैं। एक आदमी पूरे जीवन काल में जितना भोजन करता है उससे 1000 गुना ज्यादा पैदा करता है। मैंने एक बार मेरे जीवन के बारे में हिसाब लगाया कि मैं जब ही पैदा हुआ और 80 बरस तक अगर मैं जीवित रहूं, तो जब से मैं बचपन से 1 बरस का हुआ और 80 बरस तक मेरा जीवन चले, तो कुल मिलाकर मैं कितना भोजन करूंगा। और अगर मैं 5 एकड़ खेत पर काम करता हूं रोज 18 बरस की उम्र से लेकर 60 बरस की उम्र तक, तो कितना अनाज मैं पैदा करूंगा, उसका मैंने एक दिन हिसाब जोड़ा। तो खाने वाला मेरा अनाज मुश्किल से मुश्किल बैठता है जो 2.5 से 3 टन, बहुत अधिक तो 4 टन, बहुत ज्यादा खाने की कोशिश करूं तो 5-5.5 टन। आप कल्पना करो कि कोई मजदूर 10 टन खाएगा। और मैंने जब उत्पादन का हिसाब जोड़ा तो मैं 18 बरस की उम्र से काम करूं और लगभग 60 बरस की उम्र तक 5 एकड़ खेत पे काम करूं जो मेरे पास उपलब्ध हो, तो मैं 30,000 टन उत्पादन कर सकता हूं। 10 टन मैं खाना खाऊंगा, 30,000 टन पैदा करके जाऊंगा। अब बताओ खाऊंगा ज्यादा कि पैदा ज्यादा करूंगा? मेरे पास 2 हाथ हैं, 2 पैर हैं, भगवान ने सोचने के लिए दिमाग दिया है, आंखें दी हैं देखने के लिए, सुनने के लिए कान दिए हैं। मनुष्य एक ऐसी प्रकृति में है जो खाता बहुत कम है, उत्पादन उससे भी ज्यादा करता है। और हर व्यक्ति जब उत्पादन कर सकता है तो एक नए व्यक्ति को आने देने से क्यों रोकना? वो उत्पादन क्यों नहीं बढ़ा सकता हमारे देश में आके? और हर व्यक्ति अगर उत्पादन में लग सकता है तो जनसंख्या तो कोई संकट नहीं है, ये तो वरदान है हमारे लिए। तो आपको कभी चीन जाने का मौका मिले तो चीन को देखिए। चीन की सरकार कभी भी अपने लोगों को अभिशाप नहीं मानती है। चीन की सरकार तो ये कहती है कि जितने ज्यादा हाथ उतना ज्यादा उत्पादन, और ये इन्होंने सिद्ध करके दिखा दिया दुनिया के सामने। तो भारत जैसे देश में अगर जितने ज्यादा हाथ उतना ज्यादा उत्पादन, ये सिद्धांत क्यों नहीं चल सकता? कारण उसका एक है, और कारण वो बिल्कुल सीधा है। चीन की सरकार ने अपनी पूरी व्यवस्था को ऐसे बनाया है जिसमें अधिक से अधिक हाथों को काम मिल सकता है। भारत देश की सरकार ने अपनी व्यवस्था को ऐसा बनाया है जिसमें कम से कम हाथों को काम मिल सकता है। बस इतना ही फर्क है। हमारे देश की पूरी व्यवस्था, वो चाहे आर्थिक हो, चाहे पूरी की पूरी कृषि व्यवस्था हो, ये आज ऐसे ढांचे में ढाली जा रही है जिसमें कम से कम हाथों को काम मिले। और चीन की पूरी अर्थव्यवस्था ऐसे ढांचे में ढाली जा रही है जिसमें अधिक से अधिक लोगों को काम मिले। हम हिंदुस्तानी लोग मास प्रोडक्शन के चक्कर में फंस गए हैं और चाइना के लोग प्रोडक्शन बाई मासेस के चक्कर में फंसे हुए हैं। ज्यादा लोगों द्वारा ज्यादा उत्पादन, हिंदुस्तान में कम लोगों द्वारा ज्यादा उत्पादन। तो हम क्योंकि कम लोगों से ज्यादा उत्पादन लेना चाहते हैं, इसलिए हिंदुस्तान में ऑटोमाइजेशन की बात है, कंप्यूटराइजेशन की बात है, सेंट्रलाइजेशन की बात है। और चीन में इसका ठीक उलट है, ज्यादा लोगों द्वारा ज्यादा उत्पादन, तो उनके यहाँ डिसेंट्रलाइजेशन की बात है, लेबर इंटेंसिव टेक्नोलॉजी की बात है। हिंदुस्तान में उसका ठीक उल्टा है, कैपिटल इंटेंसिव टेक्नोलॉजी की बात है। हमारी व्यवस्था गड़बड़ है, लोग गड़बड़ नहीं है। जनसंख्या हमारी बढ़ गई है तो इसमें लोगों का कसूर नहीं है, हमारी व्यवस्था निकम्मी और नकारा है जो बढ़े हुए लोगों को काम नहीं दे पाती, और फिर हम उनको गालियां देते हैं कि ज्यादा लोग पैदा हो गए इस देश में। अगर आप हर हाथ को काम देने की एक व्यवस्था बनाकर इस देश में लगाएं तो हिंदुस्तान का कोई भी आदमी आपको बेकार बैठा नजर ना आए, और एक समय ऐसा आए कि हर आदमी की आपको जरूरत लग जाए कोई ना कोई काम के लिए। और आप जानते हैं कि दुनिया के सब काम हाथों से ही हुआ करते हैं। कंप्यूटर भी हाथों से ही चला करता है। कंप्यूटर को कंप्यूटर नहीं चला सकता कभी भी। कंप्यूटर चलाने के लिए भी किसी का दिमाग लगता है और किसी के हाथ लगते हैं। और आप जो दिमाग और हाथ ईश्वर ने आपको दिया है, उसी को अभिशाप मानकर बैठे रहें
तो ये तो आपके लिए दुर्भाग्य की बात है, किसी दूसरे के लिए नहीं है। ये हमारी समझ का फेर है, हमारी बुद्धि का फेर है। और ये समझ का फेर और बुद्धि का फेर हुआ कैसे है? ये परदेशों से आने वाला जो विचार है, जिसने हमको उड़ा दिया है एक हवा में। हम हमारी जमीन पर नहीं है, परदेशी विचार की जमीन पर हैं। अमेरिका से किसी ने कह दिया कि भारत को जनसंख्या कम करनी चाहिए, यूरोप में से किसी ने कह दिया भारत को जनसंख्या कम करनी चाहिए, तो हम जनसंख्या कम करने में लग जाते हैं। हम अपनी अकल से, अपने दिमाग से, अपने देश की परिस्थितियों के हिसाब से कभी सोचकर नहीं देखते हैं कि ये हमारे लिए ठीक है क्या जो वहां से कहा जा रहा है, और हम उसको स्वीकार कर रहे हैं। हिंदुस्तान में कुछ हुआ ऐसा ही है। आजादी के 55 वर्षों के बाद जो व्यवस्था बनाई गई है, इस व्यवस्था में ज्यादा से ज्यादा लोगों को बेकारी मिल सकती है, रोजगार नहीं मिल सकता। हिंदुस्तान की व्यवस्था इस तरह की बनाई गई है जिसमें ज्यादा से ज्यादा लोगों को गरीबी मिल सकती है, अमीरी नहीं मिल सकती। और अगर अमीरी मिलेगी तो थोड़े बहुत लोगों को, जो शायद 1% भी नहीं है पूरे हिंदुस्तान की आबादी के। हो सकता है हिंदुस्तान में 1 करोड़ लोग बहुत अमीर हों, लेकिन 99 करोड़ लोगों को आप हमेशा जीवन में संघर्ष करते हुए ही पाएंगे। व्यवस्था हमारी ऐसी है, और ये व्यवस्था जो हमारी ऐसी है, जो हमको गरीबी ही देती है, बेकारी ही देती है, भूखमरा ही देती है, ये व्यवस्था दुर्भाग्य से अंग्रेजों की बनाई हुई है, जिसको 1947 में तोड़ देना चाहिए था, उसको हम तोड़ नहीं पाए, और वही व्यवस्था हमारी चलती चली आई है। अब उस व्यवस्था के विरोधाभास हमको दिखाई देते हैं, लेकिन उस व्यवस्था को ठीक करने का रास्ता नहीं दिखाई देता। इसलिए हम हमारी जनसंख्या को कोसते रहते हैं, अपने लोगों को कोसते रहते हैं। व्यवस्था की गलती, व्यवस्था की खामी हमको दिखाई देना बंद हो चुकी है। मुश्किल हमारी व्यवस्था में है। एक छोटा सा उदाहरण देता हूं, आपको मेरी बात और अच्छे से समझ में आएगी। एक बहुत छोटा सा देश है दुनिया में, उसका नाम है स्विट्जरलैंड। 1947 के साल में स्विट्जरलैंड की पूरी जनसंख्या मात्र 3 से 3.5 लाख के आसपास थी। आज स्विट्जरलैंड की कुल जनसंख्या अगर उसके छोटे मोटे सब सबर्ब जोड़ दिए जाए तो 1 करोड़ से थोड़ा कुछ कम है, 9 लाख के आसपास है। तो 3 से 3.5 लाख की जनसंख्या अब 9 लाख हुई है 55 वर्षों में। तो स्विट्जरलैंड गरीब हो जाना चाहिए था अगर जनसंख्या का सिद्धांत लागू करें तो, क्योंकि 3.5 लाख की बस्ती अगर 9 लाख हो गई तो बस्ती वधारा लगभग 30 गुना हो गया, तो 30 गुनी गरीबी आनी चाहिए स्विट्जरलैंड में। आप सुनकर हैरान हो जाएंगे, स्विट्जरलैंड में पिछले 55 वर्षों में 10,000 गुनी अमीरी आई है, गरीबी नहीं आई है। 10,000 गुनी अमीरी आई है स्विट्जरलैंड पिछले 55 वर्षों में। स्विट्जरलैंड के गरीब से गरीब आदमी की जो सालाना इनकम है, वो हिंदुस्तान के अमीर से अमीर आदमी की सालाना इनकम को टक्कर देने के लिए काफी है। तो हमारा देश बस्ती बढ़ने से गरीब होता है, स्विट्जरलैंड की बस्ती बढ़ती है तो और ज्यादा अमीर होता है। ये चक्कर क्या है? चक्कर ये सीधा सीधा है, स्विट्जरलैंड दुनिया का एक ऐसा देश है जहां लक्ष्मी आती है, और हिंदुस्तान दुनिया का एक ऐसा देश है जहां से लक्ष्मी जाती है। यहां से लक्ष्मी जा रही है, स्विट्जरलैंड में लक्ष्मी आ रही है। जहां लक्ष्मी आती है, संपत्ति आती है, धन आता है, वहां अमीरी आती है, और जहां से लक्ष्मी चली जाती है वहां संपत्ति चली जाती है, धन चला जाता है, गरीबी आ जाती है। सीधा सा खेल है। एक बार मैं शंकर और पार्वती का किस्सा पढ़ रहा था। गणेश पुराण में शंकर जी पार्वती आपस में बात कर रहे हैं, तो पार्वती जी शंकर जी को पूछ रही हैं, ये लक्ष्मी का क्या संबंध है किसी एक व्यक्ति से? तो शंकर जी समझा रहे हैं कि देखो पार्वती, जिसके पास लक्ष्मी है वो अमीर है, और जिसके पास से चली गई है वो गरीब है। सीधा सा है। तो लक्ष्मी हमारे पास से चली गई है इसलिए हम गरीब है, और स्विट्जरलैंड में पहुंच गई है इसलिए वो अमीर है। अब मुश्किल बात है जो कहनी है मुझे, वो ये कि लक्ष्मी जो भारत से जा रही है और स्विट्जरलैंड में पहुंच रही है वो एक ही है, अलग अलग नहीं है। माने भारत की लक्ष्मी भारत छोड़कर स्विट्जरलैंड जा रही है, इसलिए स्विट्जरलैंड अमीर हो रहा है और भारत गरीब हो रहा है। आप पूछोगे कैसे जा रही है? भारत से एक बहुत बड़ी पाइपलाइन स्विट्जरलैंड के लिए गई है। एक बहुत बड़ी पाइपलाइन है, और उसमें इतना डॉलर बहता है, इतना रुपया बहता है, आपकी कल्पना के बाहर। ये जो पाइपलाइन भारत से स्विट्जरलैंड गई है, इसमें तेल नहीं जाता, पानी नहीं जाता, दूध नहीं जाता, इसमें रुपया बह के जाता है। और वो पाइपलाइन चूंकि सीधे स्विट्जरलैंड जाती है,
तो वो सीधे की सीधे वही खुलती है। वो पाइपलाइन है भ्रष्टाचार की, वो पाइपलाइन है हरामखोर राजनेताओं की, वो पाइपलाइन है भ्रष्ट राजकारणियों की। इन्हीं के कारण हिंदुस्तान की गरीबी है और इन्हीं के कारण स्विट्जरलैंड की अमीरी है। आप में से पता नहीं कितने लोग जानते हैं हिंदुस्तान के राजकारणी कितने भ्रष्ट हैं। ये थोड़े थोड़े दिन से आपको दिख रहा होगा। पेट्रोल पंप घोटाला, घोटाले में घोटाला, उसके पहले यूरिया घोटाला, फिर चारा घोटाला, तो फिर बोफोर्स घोटाला, तो फिर गेहूं घोटाला, तो फिर बाजरी घोटाला। ऐसा कोई एक शब्द नहीं है जिसका घोटाला ना हो। हिंदुस्तान आजाद हुआ, घोटाला तभी से शुरू हो गया। आजादी मिलते ही घोटाला शुरू हुआ और सबसे पहला घोटाला था वीके कृष्णा मेनन का जीप स्कैंडल। वीके कृष्णा मेनन इस देश के रक्षा मंत्री हुआ करते थे। पंडित जवाहरलाल नेहरू इस देश के प्रधानमंत्री हुआ करते थे। उन्होंने कागज पर जीप खरीदी और वो सप्लाई भी कागज पर हो गई और पैसा स्विट्जरलैंड में जाके जमा हो गया। घोटाला खुला, संसद में हल्ला हुआ, तो पंडित जवाहरलाल नेहरू ने कहा कि देखो, बिना भ्रष्टाचार के ये प्रशासन की मशीन चलती ही नहीं है। ये पंडित नेहरू के शब्द है लोकसभा में। बिना भ्रष्टाचार के प्रशासन की मशीन चलती ही नहीं है। तो ये भ्रष्टाचार हुआ, घोटाला हुआ, इसमें हैरानी कुछ भी नहीं है, ये तो सामान्य बात है। इसका अर्थ क्या है? आजादी होते ही घोटाले का घुल लग गया इस देश में। और ये जो कह दिया पंडित जवाहरलाल नेहरू ने संसद के अंदर, इससे लोगों को और मौका मिला। तो जो कम भ्रष्टाचारी थे वो और हो गए और अधिक हो गए और फिर उससे अधिक हो गए। और अब भ्रष्टाचार का, पहले कहा करते थे हमारे देश में कि गंगोत्री है, अब भ्रष्टाचार का महासागर है। गंगोत्री तो कहीं खो गई है, अब तो महासागर ही महासागर है। ये भ्रष्टाचार हिंदुस्तान की गरीबी के सबसे बड़े कारणों में एक है। जनसंख्या हमारी गरीबी का कारण नहीं है और भ्रष्टाचार हमारी गरीबी के सबसे बड़े कारणों में एक कैसे है? आजादी मिली 15 अगस्त 1947 को और आज मैं आपसे बात कर रहा हूं तो 17 अगस्त सन 2002 है। इतने के बीच में हिंदुस्तान के राजकारणियों ने, हिंदुस्तान के सरकारी अधिकारियों ने और हिंदुस्तान के सरकारी अधिकारियों के साथ काम करने वाले दलालों ने हिंदुस्तान में भ्रष्टाचार कर करके, घूस ले लेके, रिश्वत ले लेके इतना पैसा बनाया है, इतना पैसा बनाया है कि वो सारा पैसा अगर इकट्ठा करके आपको मैं दे दूं तो आप गुजरात के 18,000 गांव में एक एक गांव की सड़क सोने से बना सकते हो। आप जानते हो कितना पैसा बनाया? भारत देश की एक बहुत बड़ी संस्था है जिसका नाम है एनफोर्समेंट डायरेक्टरेट, प्रवर्तन निदेशालय। उस संस्था के आंकड़ों के अनुसार हिंदुस्तान के भ्रष्ट राजकारणियों का, हिंदुस्तान के भ्रष्ट अधिकारियों का स्विट्जरलैंड की बैंकों में, जहां सबसे महत्व की बात ये कि काला धन ही जमा किया जाता है, ऐसी स्विट्जरलैंड की बैंकों में, जिनको शॉर्ट फॉर्म में स्विस बैंकें कहा जाता है, हालांकि उनके अलग अलग नाम है, जैसे बैंक ऑफ जिनीवा है, बैंक ऑफ स्विट्जरलैंड है, ऐसी अलग अलग बीसियों बैंकें हैं। जैसे भारत में स्टेट बैंक है, वैसे वहां पर बैंक ऑफ जिनीवा है, बैंक ऑफ ज्यूरिक है, स्विस बैंक है। ऐसी तमाम स्विस बैंकों में सिर्फ काला धन जमा होता है। तो भारत के नेताओं ने भ्रष्टाचार कर करके जो काला धन जमा किया है वो स्विट्जरलैंड की बैंकों में इस समय जो रखा हुआ है उसका आंकड़ा अभी लगाया है, अनुमान अभी लगाया गया है, तो वो लगभग 1000 अरब डॉलर है। 1000 अरब डॉलर को अगर रुपए में आप गिनेंगे तो 48 लाख करोड़ रुपए है। 48 लाख करोड़ रुपए कभी लिखेंगे तो 48 के आगे 14 शून्य लगाना पड़ेगा, तब 48 लाख करोड़ लिखा जाता। 48 लिखिए, फिर 1 2 3 4 8 9 10 11 12 13 14 इतने शून्य लगाइए, तब 48 लाख करोड़ लिखा जाता। 48 लाख करोड़ रुपया इतना होता है कि हिंदुस्तान में 6 लाख गांव हैं, हर एक गांव को 8-8 करोड़ रुपया दे दो, इतना होता है। और हिंदुस्तान के हर गांव को 8 करोड़ रुपया अगर आप दे दो तो कौन सा ऐसा गांव है जो भूखमरी का शिकार होगा? जरा मुझे बता दो आप। कोई गांव अगर कुछ भी न करे और 8 करोड़ रुपया हम उसको दे दें उसके हिस्से का, जो नेताओं ने लूट करके, रिश्वत लेके, घूस करके इकट्ठा कर लिया है, वो गांव वाले अगर इतना ही करें कि 8 करोड़ रुपए को फिक्स डिपॉजिट में रख दें और 9% का ब्याज भी उनको बरस का मिलता रहे, तो आप जरा कल्पना करो कितना ब्याज आता है। 8 करोड़ रुपए का साल का ब्याज इतना आता है कि गांव वाले खर्च करते करते परेशान हो जाए।
गांव वाले चाहें तो अपने यहाँ कलेक्टर को नौकर रख लें, एसपी को नौकर रख लें, आईजी को नौकर रख लें, डीआईजी को नौकर रख लें, तब भी उनसे वो रुपया खर्च नहीं होगा। वो ब्याज की बात करता हूं, मूल की बात नहीं कर रहा हूं। आप कल्पना करो, हिंदुस्तान में अगर पर कैपिटा डिस्ट्रीब्यूशन किया जाए 48 लाख करोड़ रुपए का, तो कितना बैठेगा? हिंदुस्तान में 105 करोड़ की आबादी है। अगर हम पर कैपिटा डिस्ट्रीब्यूशन करें तो हर व्यक्ति को 4,80,000 करोड़ रुपए मिल जाएगा, और एक आदमी को 4,80,000 करोड़ मिलता, माफ करिए, 4,80,000 रुपए हर आदमी को मिल जाएगा। एक परिवार में अगर 5 आदमी रहते हैं तो एक परिवार को लगभग 22 से 23 लाख रुपए मिल जाएगा, और हर परिवार सिर्फ 22 लाख रुपए को फिक्स डिपॉजिट में रख ले और 9% का ब्याज लेना शुरू कर दे, कुछ ना करे, मान लो निकम्मेपन पे ही उतर आए हर एक परिवार, न मेहनत करे न कुछ करे, बस ये रुपया बैंक में जमा करे, 9% का ब्याज लेता रहे, आप बताओ एक परिवार भी भूखमरी से मरेगा क्या? 22 लाख का 9% जरा निकालो, साल का कितना निकलता है? 10% निकालोगे दो 2.25 लाख रुपए निकल आएगा। 9% निकालोगे तो 2.25 लाख निकल आएगा। अब 2.25 लाख रुपए एक साल में जिसके पास है तो महीने में कितना होगा? लगभग महीने में 15,000 रुपए तो बड़े आराम से ही हो जाएगा। तो 15 से 17,000 रुपए आराम से 5 आदमी के परिवार को अगर महीने में मिलता है, आप बताओ कौन सा परिवार भूखमरी से मर जाएगा इस देश में? संभव ही नहीं है। तो हमारी गरीबी तो इसलिए नहीं है कि हम जनसंख्या में ज्यादा हैं, हमारी गरीबी इसलिए है कि हमारे यहाँ भ्रष्ट राजकारणी पैदा हो गए। इन भ्रष्ट राजकारणियों ने, इन भ्रष्ट अधिकारियों ने, इस पूरे भ्रष्ट प्रशासन तंत्र ने इस देश को गरीब बनाया है। अन्यथा ये देश सोने की चिड़िया था, आज भी सोने की चिड़िया है, भविष्य में भी सोने की चिड़िया होने की क्षमता रखता है, अगर इस देश के सारे राजकारणियों को पानी के जहाज में भर लिया जाए और ये कंडला बंदर पे डुबो दिया जाए। तो ये कंडला बंदर का एक ही अच्छा उपयोग हो सकता है मेरे हिसाब से, कि इस देश के सारे राजकारणियों को भर लो और बीच में ले जाकर वो जो सतसैडा वेट है ना, वहीं डुबो दो, जो कारगिल को दिया था इन भ्रष्ट राजकारणियों ने बेच दिया था। ये देश बहुत अच्छा हो जाएगा, सोने की चिड़िया हो जाएगा। मैं आपको बहुत ईमानदारी से एक बात शेयर करना चाहता हूं, हो सकता है आप कह नहीं पाते, मैं कह देता हूं। मैं पिछले 6 महीने से बहुत लोगों से ये सुन चुका हूं। लोग कहते राजीव भाई, वो 13 दिसंबर को संसद पे हल्ला हुआ लेकिन एक भी साला मरा नहीं हो। 6 महीने में कम से कम मुझे ये बात 1000 लोगों ने कही कि हमला तो हुआ 13 दिसंबर को, लेकिन साला एक भी हरामखोर मरा नहीं। ये दोनों ही शब्द, साला और हरामखोर, एक भी मर जाता तो दिल को तसल्ली हो जाती, आत्मा को तसल्ली हो जाती। एक गांव में तो मुझे यहां तक कह दिया एक खेड़ूत ने, मैं अभी की घटना बताता हूं। मैं एक छोटे से गांव में गया, पोरबंदर के नजदीक एक गांव में गया था। वहां एक खेड़ूत ने, जो बिना पढ़ा लिखा, कुछ समझता नहीं, कुछ जानता नहीं, लेकिन कभी कभी समाचार सुनता है टीवी पे या कभी कभी रेडियो में सुनता है, उसने मेरी सभा में भाषण सुनने के बाद कहा कि वो 13 दिसंबर को हमला हुआ था संसद में। मैंने कहा हाँ हुआ था, आपकी क्या प्रतिक्रिया है उस पर? तो उसने कहा वो बिल्डिंग टूट जाती तो मुझे थोड़ा दुख था, लेकिन ये अंदर बैठे हुए सब मर जाते तो मैं जरूर लड्डू बांट देता मेरे काम। तो लड्डू बांट देता अगर अंदर वाले सब मर जाते तो। बिल्डिंग टूट जाती तो उसको दुख था कि ये संसद की इतनी अच्छी बिल्डिंग टूट गई। माने बिल्डिंग टूटने का दुख है, अंदर बैठे हुए जो जानवर हैं उनके मरने का किसी को दुख नहीं। वो मर जाते तो उनको कोई दुख नहीं। ये हिंदुस्तान के आदमी की दिल की बात है जो वो कहता है बार बार। ये अलग बात है कि वो आपसे कहेगा, छुप छुप के कहेगा, डर डर के कहेगा। मुझसे भी छुप छुप के डर डर के कहता है, मैं उसको खुले में कह देता हूं। बस इतना ही फर्क है। महसूस वो भी वही करता है, महसूस मैं भी वही करता हूं। तो इस हिंदुस्तान की गरीबी के जड़ में सबसे ज्यादा अगर कोई एक बड़ा कारण है तो वो हमारे देश का भ्रष्टाचार, वो हमारे देश का प्रशासनिक तंत्र जिसमें घुन लग गया है पूरा का पूरा और सड़ गया है पूरा का पूरा। हिंदुस्तान में आप कोई भी प्रशासनिक तंत्र में 1 स्क्वायर इंच जमीन ऐसी मुझे दिखा दो जो बिना भ्रष्टाचार के हो। 1 स्क्वायर इंच जमीन हिंदुस्तान के कोई प्रशासनिक कार्यालय में मुझे आप दिखा दो जो बिना भ्रष्टाचार के हो और या भ्रष्टाचार से मुक्त हो। इस भ्रष्टाचार ने लीन लिया है, ये राक्षस से भी ज्यादा, दानव से भी ज्यादा भयावह हो गया है।
और भ्रष्टाचार हर स्तर पर हो गया है, सिर्फ राजनीतिक स्तर पर ही नहीं है, हर स्तर पर ये हो गया। और इसमें हमारे देश को गरीबी में ले जाने का बहुत बड़ा विक्रम किया है, बहुत बड़ा अभियान चलाया। और इस भ्रष्टाचार के ही कारण मैंने आपसे कहा 48 लाख करोड़ रुपया आपके खून पसीने की कमाई का, मेरे खून पसीने की कमाई का स्विस बैंक में रखा हुआ है, जो हमें आपको मिल जाए तो हिंदुस्तान के गरीबों को लाइन लगाकर बांटना शुरू कर दें, हर एक आदमी को 4,80,000 रुपए मिल जाए, हिंदुस्तान की गरीबी 1 मिनट में छूमंतर हो जाए। और इसमें एक और बात है बहुत हैरानी की, जो नेता ये भ्रष्टाचार कर रहे हैं, पैसा बना रहे हैं, लूट रहे हैं, ऐसे कई नेताओं को मैं जानता हूं, उनसे कभी बात भी करता हूं, चर्चा भी करता हूं। अभी थोड़े दिन पहले यही गुजरात के एक नेता का एक बेटा मुझे बोलता है राजकोट में कि राजीव भाई, मेरे बापू को रात को नींद तब आती है जब घर में 1 करोड़ आ जाता है। बापूजी को रात को नींद तब आती है जब घर में 1 करोड़ आ जाता है, नहीं तो नींद ही नहीं आती बापूजी को। आप सोचो, सुखराम को नींद तब आती थी जब बिस्तर के गादले के नीचे 6 करोड़ की गड्डी लगा के सोता था। आपको माहिती है, सुखराम नाम का एक भ्रष्ट राजकारणी, जिसको कोर्ट ने अभी 3-3.5 साल की सजा दिया भ्रष्टाचार में, वो आदमी बिस्तर के गादले के नीचे 500 के नोट की 6 करोड़ की गड्डी लगाता था, उसके ऊपर चादरी बिछाता था, फिर दरी लगाता था, फिर उसके बाद सोता था। माने बिना नोट की गर्मी के नींद नहीं आती थी।